Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will try to understand the other part of the birth control, that is permanent method, and what is abortion. But before beginning with our session, I request you all that if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let's start with our today's topic, that is permanent method. In our earlier section, we had studied about that what are the different birth control methods. हमने सारे temporary methods consider किए थे और उनको अच्छे से समझ लिया था. आज हम पढ़ेंगे कि परमानेंट मेथड्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, इट इज़ अ सर्जिकल मेथड ऑल्सो नोन एज स्टरिलाइजेशन. व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द परमानेंट मेथड? परमानेंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सर्जरी होती है, जिसमें एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उस सर्जरी में बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ कट किया जाता है, मतलब वहाँ कुछ ऑपरेट किया जाता है, कुछ सर्जरी होती है. ओके, सो अब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर हम सर्जरी कर रहे हैं, मेल की ह्यूमन बॉडी में अगर हम सर्जरी कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज वैसेक्टोमी. और अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी. अब याद कैसे रखना है कि वैसेक्टोमी मेल में होता है या ट्यूबेक्टोमी मेल में होता है, मतलब कौन सा प्रोसेस किस में होता है, ये कैसे याद रखना है. इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ. मेल में वास्ट डिफरेंस होता है, करेक्ट, जो स्पर्म कैरी करता है, जिसके अंदर से आपका सीमेन फ्लो होता है. सो वी फॉर वास्ट डिफरेंस एंड वी फॉर वैसेक्टोमी, आप ऐसे याद रख सकते हैं. ओके, सो देखते हैं कि वैसेक्टोमी में होता क्या है. वैसेक्टोमी का डेफिनेशन क्या बताया गया है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज टाइड एंड कट टू ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट. मतलब अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखें ध्यान से, सो दिस इज द डायग्राम फॉर वैसेक्टोमी. ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर वैसेक्टोमी. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मेल का जो वास्ट डिफरेंस है, ऐसा वेसल जो मेल का स्पर्म कैरी कर रहा है, उस वेसल को हम कट कर रहे हैं. देखो डायग्राम में ध्यान से देखो, वास्ट डिफरेंस को कट किया गया है और उन एंड्स को टाई कर दिया गया है, टाई करके उनका नॉट बना दिया गया है ताकि गैमेट्स पास ना हो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीमेन ही पास नहीं होगा, सीमेन कंटिन्यूसली पास होगा. जब भी मेल सेक्सुअल कॉपुलेशन करेंगे या सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उनके प्लेजर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उनका सीमेन वैसे ही फ्लो होता रहेगा, सिर्फ उनका स्पर्म पास नहीं होगा, क्योंकि वास्ट डिफरेंस का काम क्या था, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना. तो देयर विल बी ब्लॉकेज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट. जब वास्ट डिफरेंस टाई करके कट कर दिया जाएगा, सो देयर विल बी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, मतलब स्पर्म्स पास नहीं होंगे, बाकी सारा फ्लूइड तो आते रहेगा. स्पर्म पास नहीं होंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी. So this is the first method, first permanent method to prevent pregnancy. Okay, so this is the diagram for vasectomy. तो ये वास्ट डिफरेंस को क्या कर दिया गया, ये वास्ट डिफरेंस को बीच से कट कर दिया गया और कट करके इनको आपस में ही, मतलब ऐसे वास्ट डिफरेंस जो पहले सिंगल ऐसे वेसल था, इसको कट करके ऐसे नॉट बांध दिया गया, टाई करके इसके आजू बाजू में नॉट बांध दिया गया ताकि दोनों वेसल के कनेक्शन टूट जाए और स्पर्म का आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट ना हो. सो दिस इज वैसेक्टोमी. और सिमिलर आप ट्यूबेक्टोमी में देख सकते हैं. डायग्राम देखो ट्यूबेक्टोमी का. ट्यूबेक्टोमी में क्या बताया गया है, इन फीमेल्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज टाइड. देखो इस डायग्राम में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है, जहाँ पर ओवरी आपका ओव्यूल रिलीज करती है और जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, वो पार्ट ही हमने कट करके टाई कर दिया है. तो अगर ओव्यूल फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. मतलब अगर फीमेल में, ज़्यादातर इंडिया में ऐसे ही होता है कि फीमेल्स सर्जरी करवाती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो जब उनका फेलोपियन ट्यूब कट हो जाता है तो मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब इजैकुलेशन करेगा तो स्पर्म बॉडी में एंटर होगा, लेकिन स्पर्म को जब ओव्यूल मिलेगा ही नहीं तो वो क्या फर्टिलाइज करेगा, और जब ओव्यूल ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो इन शॉर्ट आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी. दिस इज द परमानेंट मेथड विच इज फॉलोड मेजरली इन इंडिया. सो इन फीमेल्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट to prevent gamete transport and pregnancy. I hope that you understood this. आपको याद क्या रखना है, वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल्स में, और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल्स में. कैसे याद रखेंगे, वैसेक्टोमी में हम वास्ट डिफरेंस कट कर रहे हैं, सो वी ऐसे सिनोनिम, आप मतलब ऐसे होमोफोन के जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, दोनों राइम कर रहा है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, ऑल राइट. सो दिस इज द न्यू मेथड विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर परमानेंट मेथड. लेकिन ये मेथड अंडरस्टैंड करने से पहले, अभी जब हम पहले
परमानेंट मेथड का डेफिनेशन देख रहे थे तो वहाँ पर एक वर्ड हमने देखा था स्टरिलाइजेशन, जिसका मीनिंग मैं बताना भूल गई. व्हाट डू यू मीन बाय स्टरिलाइजेशन? इट इज़ अ सर्जिकल मेथड इन विच यू कट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक विच एक्चुअली ट्रांसफर्स द गैमेट एंड दैट प्रोसेस, मतलब जब आप गैमेट का ट्रांसफर रोक देते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरिलाइजेशन. क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को? स्टरिलाइजेशन. स्टरिलाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सेल्स. किसी भी टाइप के सेल जब प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको हम बोलते हैं स्टरिलाइजेशन. इसका अगर एक और सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो जो डॉक्टर्स होते हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो वो लोग कोई भी नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ को, अपने टेबल को जहाँ पर वो काम करने वाले हैं, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से स्टरिलाइज कर लेते हैं. स्टरिलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई भी बाहर का एक्स्ट्रा बैक्टीरियल सेल नहीं होना चाहिए या कोई भी अदर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से कंटैमिनेशन हो सकता है. तो जब आप कोई भी अनवांटेड सेल एलिमिनेट कर देते हो, उसको डिलीट कर देते हो, तो उस प्रोसेस को हम स्टरिलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टरिलाइजेशन. सो ये पहले वाला पार्ट था जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द न्यू मेथड दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy. Okay, what do you mean by medical termination of pregnancy? Medical termination means ending the pregnancy before third trimester. मतलब फीमेल जब प्रेग्नेंट है उसका पूरा प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने से पहले ही अगर आप उसके बेबी को किल कर दे रहे हो, किल बोलना ये सही टर्म नहीं होगा, अगर हम इंटेंशनली मतलब जानबूझकर किसी कंडीशन की वजह से, किसी इमरजेंसी के वजह से फीटस को हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, MTP. इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं दैट इज एन इंड्यूस्ड और अबॉर्शन. इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है? व्हेन यू डू नॉट वांट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, व्हेन यू डू नॉट वांट दैट फीटस टू ग्रो इन योर बॉडी. अब दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो फीटस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा होगा बॉडी में, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए होंगे, या तो मदर रेडी नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए बट ड्यू टू केयरलेस स्टेप या प्रिकॉशंस ना लेने के वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है बट नाउ शी डजंट वांट द चाइल्ड. तो उस केस में शी कैन गो अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब जब हम MTP प्रोसेस करते हैं, मतलब जब कोई भी डॉक्टर MTP प्रोसेस करता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, तो ये फीमेल का वॉलेंटरी स्टेप होता है, मतलब वो अपनी मर्जी से बच्चे को अबॉर्ट करवाती है. ओके, बिफोर द फुल टर्म, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने से पहले, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने से पहले ही अगर अबॉर्शन हो जाए तो इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर. अगर जितना ज़्यादा टाइम रुकेंगे, जैसे मदर 5 महीने प्रेग्नेंट हो गई है या 6 महीना चालू है उसकी प्रेगनेंसी का, और फिर अगर अबॉर्शन करवाएंगे तो उससे बेबी तो डेड हो ही जाएगा क्योंकि अबॉर्शन करवा रहे हैं, लेकिन मदर की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ओके, सो इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म इज कॉल्ड एज MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इसका दूसरा नाम क्या है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मतलब जानबूझकर अबॉर्शन किया गया है. इट इज़ असेंशियल. अब ये क्यों करते हैं, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन हम कब करवा सकते हैं? व्हेन इट इज़ असेंशियल और व्हेन इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ असेंशियल इन केसेस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब व्हेन मदर इज़ नॉट मेंटली रेडी या फाइनेंशियल इशू होगा या हेल्थ इशू होगा. सो व्हेन द मदर डजंट वांट द चाइल्ड, व्हेन द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड, एट दैट टाइम यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. और इफ द डेवलपिंग फीटस इज अनहेल्दी, अगर आपका फीटस जो बॉडी में है, फीमेल की बॉडी में है, अगर वो फीटस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, तो उस टाइम पे भी एक अनहेल्दी बच्चे को जन्म देने से अच्छा है कि यू अबॉर्ट द चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा लाइफ टाइम उस प्रॉब्लम को सफ़र करेगा. सो दैट विल बी अ पनिशमेंट टू द चाइल्ड. तो एक अनहेल्दी बच्चे को पैदा करने से अच्छा है कि आप पहले ही अबॉर्शन का डिसीजन ले लो, बट इट इज़ टोटली अ मदर्स डिसीजन. मैं, आप, फैमिली वाले कुछ नहीं बोल सकते. ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका होता है? प्रेग्नेंट फीमेल का, जिसकी बॉडी में वो फीटस डेवलप हो रहा है. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताता है? MTP सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है, मतलब अगर किसी फीमेल को अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है, देन इट इज़ सेफ टू डू इट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एम्ब्रियो, फीटस ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, मदर की बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होते हैं, सब कुछ इनिशियल लेवल पे होता है. तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पीरियड पे MTP किया जाए तो इट इज़ सेफ फॉर द मदर
and it can be easily done. Okay, all right. The defective development is in fetus is examined by amniocentesis. अब ये एक नया टर्म है, मैंने ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था शॉर्ट में कि amniocentesis क्या होता है. अब आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. अब समझो आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम अगर बच्चा पेट में है और वो अबॉर्ट किया जा रहा है ये बोल के कि बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, तो पता कैसे चल रहा है कि बच्चा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है या उसकी बॉडी में क्या डिफेक्ट हो रहा है. तो बच्चे की डेवलपमेंट को ट्रैक करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट को चेक करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस. एमनियो मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो जिस एमनियोटिक कैविटी में है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर जो आपका फीटस है, ये फीटस के आजू बाजू में जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड में फीटस के सेल्स हैं, क्योंकि फीटस इसी फ्लूइड से नरिशमेंट ले रहा है और इसी फ्लूइड में बढ़ रहा है. तो ये फ्लूइड में भी फीटल सेल्स होते हैं. ओके, इस फीटल सेल्स के लिक्विड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को हम? एमनियोटिक फ्लूइड. तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्ट करके बाहर निकाला जाता है और उसको चेक किया जाता है. ये फ्लूइड जब हम इंजेक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उस फ्लूइड को चेक किया जाता है कि वेदर द डेवलपिंग फीटस इज प्रॉपर और नॉट, मतलब उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है. ओके, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? हाउ कैन इट बी डिफाइंड? Amniocentesis is a process in which amniotic fluid containing fetal cells is collected. तो amniocentesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें amniotic fluid is containing fetal cells. amniotic fluid में क्या है? fetus के cells हैं. So amniotic fluid containing fetal cells is collected using a hollow needle इंसर्टेड. मतलब एक इंजेक्शन, एक नीडल यूज़ करते हैं, उस नीडल की मदद से ये फ्लूइड बाहर निकाला जाता है. इट इज़ इंसर्टेड इनटू द यूटरस. वो इंजेक्शन कहाँ इंसर्ट करेंगे? यूटरस में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि फीटस कहाँ पर डेवलप हो रहा है? यूटरस के बीच में डेवलप हो रहा है. ओके, सो द नीडल इज इंसर्टेड इनटू द यूटरस अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस. मतलब अल्ट्रासाउंड मशीन के नीचे अल्ट्रासाउंड से मदर का पूरा स्टमक स्कैन किया जाता है और वो अल्ट्रासाउंड करते करते डॉक्टर नीडल में इंजेक्ट करता है. मतलब एक जगह वो यहाँ पर देखते जाता है, डिस्प्ले में देखते जाता है कि उसकी नीडल कहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कैन हो रहा है, आपके मदर के बॉडी के ऊपर जो स्कैनर घुमाया जा रहा है, उससे अल्ट्रासाउंड की जो इमेज तैयार हो रही है, वो इमेज डॉक्टर देखते जाता है और अपने नीडल को इंसर्ट करते जाता है. तो उसको बेसिकली डायरेक्शन पता चलता है कि कहीं उसका जो इंजेक्शन है, जो नीडल है, वो किसी दूसरे गलत जगह पे ना चली जाए. ओके, सो अल्ट्रासाउंड की मदद से इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे. कंटिन्यू करते हैं. ओके, अब क्या होगा? आपने एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया. उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या था? फीटल सेल्स थे. एमनियोटिक फ्लूइड में क्या था? फीटल सेल्स थे. सो नाउ द क्रोमोसोम्स आर स्टडीड टू सी द एबनॉर्मलिटीज इन द डेवलपिंग फीटस. अब हम उस फीटस के सेल्स को, मतलब जो फ्लूइड हमने निकाला है, जो एमनियोटिक फ्लूइड हमने निकाला है, हम उसको टेस्ट करते हैं, उसकी करियोटाइपिंग करते हैं. क्या करते हैं? उसकी करियोटाइपिंग. करियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? स्टडिंग न्यूक्लियस. मतलब जब आप क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ होता है? डीएनए में. डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कैरियो. सो जब आप न्यूक्लियस की स्टडी करते हो, कैरियोटाइप मीन्स व्हेन यू स्टडी द क्रोमोसोम्स यू कम टू नो कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में है, मतलब क्रोमोसोम में है. तो अगर कुछ भी डिफेक्ट होगा तो वो क्रोमोसोम से पता चल जाएगा कि इस बेबी को फ्यूचर में जाके कैंसर होने वाला है, या इस बेबी को फ्यूचर में जाके कोई पर्टिकुलर जेनेटिक आर्थराइटिस जैसे डिसऑर्डर होने वाले हैं या अल्जाइमर जैसे डिसऑर्डर होने वाले हैं. तो ये पहले ही पता चल जाएगा. जब मदर के स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर के टाइम पे आप एमनियोटिक फ्लूइड निकालोगे तो आप उसी टाइम पे ट्रेस कर सकते हो कि इस बच्चे को 50 साल बाद क्या बीमारी होने वाली है, जेनेटिक रिलेटेड. ओके, एक्सटर्नल नहीं, पर जीन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होने वाली है तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आप पता कर सकते हो. और बिलीव मी, ये प्रोसेस एक मैजिक है, क्योंकि अगर आपको बच्चे के प्रेगनेंसी के टाइम पे ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे को 50 साल बाद क्या बीमारी होने वाली है, जेनेटिक बीमारी, बाहर से चोट लगकर जो बीमारी होगी वो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे पता कर सकते हो. और इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसको कौन सी बीमारी होगी फ्यूचर में, तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वो जीन रिप्लेस कर सकते हो. मतलब जो डिफेक्टिव जीन है आपके बच्चे में, मदर के बेबी में जो डिफेक्टिव जीन है, उस जीन को निकाल कर नया जीन वहाँ पर इम्प्लांट किया जा सकता है. दिस इज पॉसिबल. दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. दिस इज बायोटेक्नोलॉजी. ओके,
लेकिन इसके सक्सेस रेट्स बहुत कम हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, जितना ईजी लगता है उतना ईजी ये है नहीं, बट इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो एमनियोसेंटेसिस को बनाया गया था, मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन इंडिया में ज़्यादा करके इस प्रोसेस का मिसयूज़ करते हैं। देखते हैं आगे कैसे मिसयूज़ होता है। So the chromosomes are studied to see the abnormalities in the developing fetus। अब आप मुझे बताओ कि कैसे मिसयूज़ कर सकते हैं इसका। हम जब न्यूक्लियस का फ्लूइड निकाल रहे हैं तो हम बेबी के बारे में सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं, और आपको पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें से 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हमारी कंट्री में एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस को ज़्यादातर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये जानने के लिए कि पेट में जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को हमारी कंट्री में बैन कर दिया है। लेट्स सी, बट द डेंजरस ट्रेंड is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child। ओके, तो अपनी हमारी कंट्री में, इस इंडिया में बच्चे को आगे बीमारी क्या होगी वो जानने से ज़्यादा यहाँ के लोगों को इम्पोर्टेंट क्या लगता है, ये जानना कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, क्योंकि फीमेल होगा तो फिर बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट फीमेल चाइल्ड आर लायबिलिटीज़, वो जिम्मेदारी हैं, वो बोझ हैं, ऐसे कुछ पेरेंट्स की सोच होती है, मेंटालिटी होती है, सोसाइटी की मेंटालिटी होती है, जो हमें और आपको मिलकर बदलनी है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कीप आवर फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ एमनियोसिंथेसिस। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, समझो आपने एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस किया, आपने सारा जेनेटिक स्टडी कर लिया, बच्चा एकदम फिट और हेल्दी है, लेकिन बच्चा अगर फीमेल है, बच्चा हेल्दी और फिट है, बट इफ इट इज़ फाउंड टू बी फीमेल देन इट इज़ अबॉर्टेड विच इज़ टोटली इलीगल। बच्चा हेल्दी है या वीक है कुछ भी हो, लेकिन अगर वो फीमेल है तो मेजॉरिटी फैमिली उसको अबॉर्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ का ऐसा मानना है कि हमें बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा आगे जाके हमको पैसे कमा के देगा, हमारा सहारा बनेगा, और लड़कियाँ क्या है, शादी करके दूसरे घर में चली जाएंगी। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मिथ विच पीपल हैव। ओके, ऑल राइट। So, and this process, the killing of female fetus is known as female feticide, which is legally banned in our country। ये एक क्राइम है। अगर कोई पता चलता है, मतलब पुलिस को पता चलता है कि किसी फैमिली ने फीमेल फीटिसाइड करवाया है, फीमेल फीटस को किल करवाया है, देन यू कैन लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट देम, और उनको बहुत भारी फाइन भरना पड़ेगा, प्लस उनको बहुत सारे साल की सज़ा भी होगी। ओके, all right, let's move ahead with the next point. So the government of India has legalized MTP Act in 1971 with strict conditions to avoid its misuse। मतलब हमारे कंट्री में हम MTP करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अबॉर्शन करवाने के लिए। मतलब बहुत कड़ा रीज़न देना पड़ता है कि क्यों आप अबॉर्शन करवा रहे हो। जस्ट बिकॉज आपका फीटस फीमेल है इसलिए आप अबॉर्शन करवा रहे हो, या मदर की हेल्थ को रिस्क है, या चाइल्ड की हेल्थ को रिस्क है। अगर रिस्क है तो प्रूफ बताओ, लेकिन सिर्फ बच्चा लड़की है इस वजह से अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हो then it is considered as illegal। So this was the theory part of the amniocentesis। Let's move ahead। All right, so now let us understand how this amniocentesis process actually takes place। अब आप डायग्राम देखिए, ये पूरा का पूरा डायग्राम देखिए, ये आपको बेसिकली एक पाथवे बताया गया है। सो इस पाथवे में हमको क्या बताया जा रहा है, आपके पास आपका एम्ब्रियो है, मतलब आपका फीटस है। डायग्राम में देखिए आपका फीटस है, फीटस का प्लेसेंटा हमको दिखाया जा रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड हमको दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपका फीटस है, फीटस जिस कैविटी में प्रेजेंट है दैट इज एमनियोटिक कैविटी, और वो कैविटी किससे भरी हुई है, एमनियोटिक फ्लूइड से भरी हुई है। और फीटस जो है वो मदर से कैसे कनेक्टेड है, प्लेसेंटा की मदद से कनेक्टेड है। अब पहला प्रोसेस देखो क्या होता है। ठीक है, हम कैसे एमनियोसिंथेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उसका पूरा का पूरा पाथवे हमको दिया गया है। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या बताया गया है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फीटस इन द यूटरस। मतलब हम पहला स्टेप हमको क्या बताया गया है कि हम मदर के बॉडी को स्कैन करते हैं, मदर का जो वुम्ब है उसको स्कैन करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड निकालते हैं, ताकि उससे हमें पता चले कि फीटस यूटरस में एग्जैक्टली कहाँ पर है। यूटरस काफ़ी बड़ा है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली फीटस कहाँ पर इम्प्लांटेड है, फीटस का हेड कहाँ है, उसका टेल पार्ट कहाँ है, ये सारा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हम पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, एक बार अल्ट्रासाउंड जब हम कर लेते हैं तो हमको फीटस का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है। तो अब उस हिसाब से हम सेकेंड स्टेप प्रोसीड करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल एंड यूटेरिन वॉल। अब ध्यान से देखो क्या किया जा रहा है, डायग्राम में देखो
फीटस के अंदर नीडल को इंजेक्ट किया जा रहा है, जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन के थ्रू सुई अंदर घुसाई जा रही है, नीडल इज इंजेक्टेड। पहले तो वो स्टमक के अंदर जाएगी, मतलब इट विल पास थ्रू एब्डोमिनल वॉल और फिर एब्डोमिन से होते हुए वो यूटरीन वॉल के अंदर जाएगी, क्योंकि फीटस कहाँ पर है, यूटरस के अंदर है। सो फर्स्ट थ्रू एब्डोमिनल वॉल एंड देन थ्रू यूटरीन वॉल द नीडल इज इंजेक्टेड इनटू द फीटस। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपने जो नीडल इंजेक्ट किया है आप उस नीडल में से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालोगे। सो थर्ड स्टेप हमको क्या बता रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटल सेल्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट। थर्ड स्टेप में क्या बोला हमको कि हमने ये जो इंजेक्शन अंदर घुसाया है उस इंजेक्शन की मदद से हम फीटल सेल्स बाहर निकाल रहे हैं, मतलब हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड था उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो एमनियोटिक सेल्स हैं, मतलब जो फीटल सेल्स हैं, उन फीटल सेल्स को हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, ये जो सेल्स हमने निकाल लिए अब हम उसकी स्टडी करेंगे। सो फोर्थ स्टेप में हमको क्या बताया गया है, स्टडी करने से पहले यू विल सेंट्रीफ्यूज द एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड एंड फीटल सेल्स। मतलब आपने जो लिक्विड निकाला, समझो आपका ये जो फीटल सेल है इसमें से आप जो लिक्विड कलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आपका पूरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको आप एकदम हाई स्पीड में रोटेट करोगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करना मतलब क्या होता है, रोटेटिंग द फ्लूइड ऑन अ वेरी हाई स्पीड। एकदम हाई स्पीड में जब आप रोटेट करोगे तो क्या होगा कि जो सॉलिडिफाइड सेल्स हैं वो सेल्स नीचे जमा हो जाएंगे और लिक्विड ऊपर रहेगी बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, तो जब सेल्स नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और लिक्विड ऊपर बचेगा तो नीचे के सेल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, what is the fifth step after the centrifugation, that cells used in karyotype। यहाँ पर जो नीचे सेल्स डिपॉजिट हो गए हैं इन सेल्स को हम बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इंजेक्शन डाल के इन सेल्स को हम सिर्फ आइसोलेट करेंगे, अलग से सेपरेट करेंगे और फिर सिर्फ इन सेल्स की स्टडी करेंगे। मतलब आपने जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके नीचे जो सेल्स डिपॉजिट हुए आप उन सेल्स की स्टडी करोगे, उन सेल्स का करियोटाइपिंग करोगे। क्या करोगे, करियोटाइपिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करियोटाइपिंग, स्टडिंग द क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब आप करियोटाइप करोगे तो देखो आपको दिखाया गया है कि करियोटाइप में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टडी होती है और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम्स यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द जेनेटिक डिफेक्ट इन द फीटस। इफ द फीटस इज अनहेल्दी देन यू कैन प्रोसीड विथ MTP or you can abort the child, but if the fetus is healthy then the mother is going to have a very healthy child in future. So ये तो प्रोसेस हो गया। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, let me rub this, yes, what are its disadvantages? The disadvantages are, first disadvantage is miscarriage। पहला डिसएडवांटेज क्या है, मिसकैरेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, नीडल इंजरी टू फीटस। मतलब हो सकता है कि जब आप अपना नीडल इंजेक्ट कर रहे थे तो उस टाइम आपके फीटस के बॉडी में अगर गलत जगह पर वो नीडल लग गया तो उसके वजह से फीटस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब बच्चा बड़ा होने से पहले ही उसकी बॉडी में जख्म बन गया है तो वो जख्म हील होने में बहुत टाइम लगेगा। सो नीडल इंजरी टू फीटस, दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज। व्हाट इज द थर्ड डिसएडवांटेज, लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब अगर समझो आप जब अपने नीडल को इंजेक्ट करते हो एमनियोटिक कैविटी में तो उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है। जो सैक है उस सैक में से एमनियोटिक फ्लूइड अगर लीक होगा तो हो सकता है कि उस फ्लूइड के साथ फीटस के सेल्स भी लीक हो जाएं, जो कि बच्चे के हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर द चाइल्ड। एंड व्हाट इज द फोर्थ डिसएडवांटेज, इट इज़ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन टू द मदर और इन्फेक्शन टू द फीटस। बहुत बार क्या होता है जब आप प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट करते हो तो उसके वजह से वुंड बन जाता है। मतलब जब आप इंजेक्शन इंसर्ट करते हो तो वहाँ पर जख्म बन जाता है। उस जख्म की वजह से हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडी जल्दी हील ना कर पाए, उस जख्म को ठीक ना कर पाए और जिसके वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता चला जाए। डिड यू अंडरस्टैंड? जो पहला डिसएडवांटेज है मिसकैरेज। मिसकैरेज कैसा होगा, समझो अगर आपने फीटस के बॉडी में जब इंजेक्शन इंसर्ट किया तो उस टाइम पे अगर उसके हार्ट में या उसके किसी क्रूशियल पार्ट में वो इंजेक्शन इंसर्ट हो जाता है तो उससे फीटस मतलब फीटस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है इंजेक्शन की वजह से तो फीटस टोटली डेड हो जाएगा, जिसके वजह से वो फीटस अपने आप ही मर जाएगा। बिना अबॉर्शन किए फीटस मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस प्रोसेस को फिर हम बोलते हैं मिसकैरेज। अंडरस्टूड द डिसएडवांटेजेस एंड अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस? कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, अब आगे देखिए क्या बताया गया है हमको। MTP के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। सो क्या बताया जा रहा है हमें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द MTP एक्ट 1971। ये MTP एक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1971 में।
इट वॉज इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मतलब ये MTP एक्ट कब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? 1971 में स्टार्ट किया था। ऑल राइट, और उसमें कुछ चेंजेस हुए 2017 में, बट ये एक्ट स्टार्ट कब किया था हमने? 1971 में स्टार्ट किया था। अब ये एक्ट का इंटेंशन क्या था, मतलब हमने ये एक्ट क्यों स्टार्ट किया, या इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट क्यों स्टार्ट किया? द इंटेंशन ऑफ द MTP एक्ट इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टैलिटी। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जब MTP एक्ट नहीं था, व्हाट इज MTP एक्ट? सबसे पहले ये समझ लो, MTP एक्ट इज एन एक्ट जिसमें अगर आपको अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना है तो यू शुड हैव अ वेरी बिग रीजन दैट व्हाई यू वांट टू अबॉर्ट द चाइल्ड। और रीजन दो ही हो सकते हैं, फर्स्ट you are not financially ready or mentally ready or physically unhealthy or your fetus is not developed। मतलब या तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है और या तो फिर मदर इज नॉट रेडी टू हैव द चाइल्ड। अगर ये दो रीजंस हैं तभी आप MTP करवा सकते हैं। अगर आप MTP इसलिए करवा रहे हैं, मतलब अगर आप अबॉर्शन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका फीटस फीमेल है, आपका जो चाइल्ड है, आपकी जो चाइल्ड होने वाली है वो फीमेल है, इस वजह से अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हैं तो ये इलीगल है। तो ये ऐसा अबॉर्शन फ्यूचर में ना हो, इसीलिए MTP एक्ट स्टार्ट किया गया। तो MTP एक्ट हमें क्या बोलता है कि अगर मदर की परमिशन के बिना उसका अबॉर्शन हो रहा है तो अबॉर्शन करने वाला डॉक्टर और उसके सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब मदर के फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर, इन सबको पनिशमेंट दी जाएगी, इन सबको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, दिस इज MTP एक्ट। तो MTP एक्ट स्टार्ट क्यों किया गया था? द इंटेंशन ऑफ MTP एक्ट इट इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन। इलीगल अबॉर्शन का इंसिडेंस कम करने के लिए, इलीगल अबॉर्शन को रोकने के लिए ये एक्ट स्टार्ट करवाया गया था। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, 7वें 8वें महीने में मदर का अबॉर्शन जबरदस्ती कराया जाता है, मतलब इधर उधर से पता करके कि होने वाला बच्चा फीमेल है इसीलिए अबॉर्शन करवा दो। तो अगर बहुत लेट अबॉर्शन करवाएंगे तो कभी कभी उसके वजह से एक्सेस ब्लीडिंग के वजह से मदर की भी डेथ हो जाती है। तो मदर की डेथ रेट कम करने के लिए, फीटस का डेथ रेट कम करने के लिए MTP एक्ट स्टार्ट किया गया था। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। As per the provisions of MTP Act, only the consent of woman whose pregnancy is being terminated is required। तो MTP Act के अगेंस्ट एक्ट के कंसिडरेशन में हमको क्या बोला गया है कि अगर अबॉर्शन करवाना है तो सिर्फ किसकी परमिशन चाहिए? जो मदर प्रेग्नेंट है, जिसको अबॉर्शन करवाना है, सिर्फ उस फीमेल की परमिशन होना ज़रूरी है। उसका हस्बैंड क्या चाहता है, उसके फैमिली मेम्बर्स क्या चाहते हैं, बाकी किसी का भी कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो लेडी प्रेग्नेंट है सिर्फ उसी की परमिशन होनी चाहिए कि उसको अबॉर्शन करवाना है कि नहीं करवाना है। ओके, ऑल राइट। अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। तो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, विद इन फर्स्ट 12 वीक्स। आप अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर ही अबॉर्शन करवा रहे हो, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी के, अगर उस टाइम में ही आप अबॉर्शन करवा रहे हो देन इट इज़ फाइन। सो दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 20 वीक्स। समझो कभी कभी स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशंस पता नहीं चल पाते हैं, थोड़ा लेट पता चलते हैं, तो अगर आप 4th मंथ में अबॉर्शन करवा रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। मतलब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप अबॉर्शन नहीं कर पाए, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मदर के फिजिकल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीडेंट के वजह से मदर की जान को खतरा है, तो आपको अगर चूज़ करना है कि मदर को बचाना है कि फीटस को बचाना है, तो उस कंडीशन में या और भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में आप 20 वीक्स का जब फीटस हो जाता है तब तक अबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन 20 वीक्स से आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब मैक्स टू मैक्स 4.5 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है तब तक आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्की होता है। ओके, ऑल राइट। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज मैंडेटरी। जब आप अबॉर्शन करवाते हैं तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ वहाँ से किसी से भी पूछ के कि मदर का चाइल्ड अनहेल्दी है इसलिए अबॉर्शन करवा दो, ऐसा कुछ नहीं चलता है। आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है, अक्वायर करना पड़ता है, दैट it is true that the health of the mother or the health of the child is not developing properly, due to which you have to undergo this procedure of MTP। तो MTP करवाना है तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। Stating the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of a pregnant woman or grave abnormal physical or mental health
और इज सब्सटेंशियल रिस्क टू द चाइल्ड। मतलब वो जो मेडिकल डॉक्टर होगा जिसके पास आप एडवाइस लेने के लिए जाएंगे, उसका ये स्टेटमेंट होना ज़रूरी है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो इट विल बी अ रिस्क टू द मदर, और अगर मदर को रिस्क नहीं होगा देन इट विल बी अ ग्रेव रिस्क। ग्रेव मतलब बहुत बड़ा डेंजरस रिस्क हो सकता है बच्चे की फ्यूचर ग्रोथ पर। या तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, या तो उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, या तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें किसको बोलना है? मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर हमको ये बोल रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास गए हो एडवाइस लेने के लिए, और अगर वो डॉक्टर ये सब बोल रहा है कि हाँ आपका बच्चा अनहेल्दी होने वाला है या हो सकता है उसकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी इसलिए आप अबॉर्शन करवा लो, तो ही उस केस में आप अबॉर्शन कर सकते हैं, आपको अबॉर्शन की परमिशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप खुद की मर्जी से अबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न देना होगा। जैसे कि मैंने बोला, वुमेन की परमिशन बहुत रिक्वायर्ड है। अगर वुमेन फाइनेंशियली, इमोशनली या मेंटली रेडी नहीं है तो वो भी अबॉर्शन करवा सकती है, ओके। लेकिन फीमेल फीटोसाइड इज टोटली बैन्ड इन कंट्री। ऑलराइट, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वी टॉक्ड अबाउट सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट MTP, दैट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिए। व्हाट इज़ PCPD/NT एक्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब कुछ फाइंड कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी एंड यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग aspects to continue and to study about, okay. So if you have any difficulty in the textual content that we covered today, then please make sure that you ask your doubts in our comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो, then do not forget to click on the like button. Please share these videos as much as possible. Let's spread some knowledge. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.